हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। एज यू नो, प्रीवियस क्लास में हमने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना। हमने इसकी ओरिजिनल प्रीएम्बल भी देखी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जिसमें चेंजेस हुए हैं, 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, है ना। सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, इन वर्ड के बाद अब हमारी प्रस्तावना में चेंजेस किया गया। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में जो प्रस्तावना में लिखा गया है ना, हम उसकी डीप स्टडी करेंगे, लाइन टू लाइन उसका मीनिंग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो क्या लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसको अडॉप्ट करके हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, अब इसमें आप फर्स्ट वर्ड देखेंगे, पहले तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई है पूरी प्रीएम्बल, है ना। अब इसका अगर हम लाइन टू लाइन देखें तो फर्स्ट वर्ड है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या है? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम भारत के लोग मीन्स जो इंडिया के पीपल हैं, मीन्स जितनी भी जनता इंडिया में रह रही है उन सब के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है कि हम लोग अपने संविधान को क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, है ना, और खुद ही उसमें चेंज करेंगे, मतलब सब कुछ हम ही करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कुछ सैद्धांतिक ही नहीं है, मीन्स अगर हम कहें ये सिर्फ लिखा हुआ है, एक्चुअल में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूँ ये प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार ये स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। ठीक है, इन इंग्लिश, आई सी दैट प्रीएम्बल एम्बॉडीज व्हाट दैट इज द डिजायर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द हाउस, दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव इट्स रूट्स, its authority, its sovereignty from the people that it has। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित किया है तथा स्वीकृत किया है, फॉर्म किया है और एक्सेप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका हम 1 बाय 1 मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग क्या होता है, जो इंडिया की जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका शासन है, उसकी जितनी भी पावर है ना, सत्ता है, वो किस में निहित होगी, वो जनता में निहित होगी। मीन्स जो इंडिया के लोग हैं, इंडियंस हैं, है ना, उसमें सारी शक्ति निहित होगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत अधिराज्य से आज़ाद हो गया। मीन्स पहले जो वो उपनिवेश था, किसी का गुलाम था, उससे बिल्कुल आज़ाद हो गया और अब वो क्या बन गया, अमेरिका तथा स्विट्ज़रलैंड की तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। मतलब सारी शक्ति किस में आ गई, भारत की जनता में आ गई। ओके, अब इसको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है कि भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर है। ठीक है, तो इसलिए वो ब्रिटेन की जो राज्य है उसके प्रति निष्ठा रखता है, उसमें विश्वास रखता है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। ये हमारे इंडिया की स्वतंत्रता में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, हमारे जो सिस्टम है उसको कहीं से भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रमंडल राज्यों का जो समझौता हुआ है वो कैसा है, ऐच्छिक के इच्छा के अनुसार हुआ है ना। जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ये इंसान की इच्छा के अनुसार हुआ है, और इससे रहना या अलग होना ये हमारी सबकी इच्छा पे डिपेंड है। हम जब चाहें इससे अलग भी हो सकते हैं। और जो ब्रिटिश का सम्राट है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो भी कैसा है, औपचारिक है ना। तो इसलिए ये हमारे शासन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है।
नेक्स्ट वर्ड है समाजवादी सोशलिज्म। इसका क्या मीनिंग होता है? तो समाजवादी का मीनिंग होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारे यहाँ की इकोनॉमी सिस्टम होगा, है ना, वो कैसा होगा? वो मिक्स्ड होगा। उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी, है ना, और उस पर गवर्नमेंट का भी राइट्स होगा। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, वो कैसा होगा? मिक्स्ड होगा, मिश्रित होगा। ठीक है, तो पहले ये नहीं था समाजवादी वर्ड प्रस्तावना में, इसे भी अमेंडमेंट करके लाया गया है। ओके, नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है और धर्मनिरपेक्ष भी। ये भी 42nd अमेंडमेंट के बाद आया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम धर्म को नहीं मानते हैं, है ना, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, मीन्स राज्य धर्म कोई नहीं होगा। ओके, सबको फ्रीडम मिली हुई है, कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकता है ना, प्रोपेगेंडा कर सकता है, और फ्री है कि वो कोई से भी धर्म को अपना सकता है, अपने धार्मिक कार्य कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है ना, और उसका राज्य पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। इसका मीनिंग क्या है? जो राज्य का कार्य है, वो जो सरकार चलाएगी, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोगों के प्रति, है ना, और लोग ही उसको, जो हमारा लीडर होगा, उसको अपॉइंट करेंगे इलेक्शन में वोट देकर, है ना। हम लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को। तो लोकतंत्रात्मक का मीन्स यही होता है कि जो हमारा लीडर होगा उसे हम ही लोग वोट देकर जिताएंगे, वो हमारी इच्छा के अनुसार होगा, और वो अपने कामों के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? जनता के प्रति, है ना। नेक्स्ट गणराज्य रिपब्लिक। इसका मीन्स होता है कि जो गणराज्य का हेड है वो निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। लेकिन लोकतंत्र का जो राज्य का हेड होता है वो इलेक्शन से भी हो सकता है और वंशानुगत भी हो सकता है, मीन्स राजा है उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, है ना, दोनों हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे भारत, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, तीनों में क्या है? जो लीडर है वो कैसे चुना जाता है? डायरेक्ट वोट देकर, है ना। और इंग्लैंड में जो प्रेसिडेंट है वो कैसे अपॉइंट होता है? वो वंशानुगत होता है, वंश के आधार पर। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष से होता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में होता है कि यहाँ पर जो हेड है प्रेसिडेंट, वो कैसे होते हैं? वो वंशानुगत ना होकर वो कैसे होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें हम वोट देकर जिताते हैं। नेक्स्ट सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये क्लियर है कि हमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, चाहे हमें सोशल न्याय चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, है ना, या पॉलिटिकल चाहिए, तीनों तरह का जस्टिस हमें मिलेगा। ठीक है, इसके 5 उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो राजनीतिक न्याय, जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है, वो हमें कैसे मिलता है? एडल्ट फ्रेंचाइज, हम लोग वोट देते हैं, है ना, हमें इक्वेलिटी मिली हुई है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं उनके लिए सभी जितने भी सिटीज़न हैं सबको इक्वल राइट्स हैं, है ना, समान अवसर मिलते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कि हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन उसमें प्रतिबंध भी है ना, रेस्ट्रिक्शन भी है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हमारी स्वतंत्रता सिर्फ वहीं तक सीमित है जब तक हम कुछ अच्छा करेंगे। जब हम कुछ गलत करेंगे तो जो हमारी स्वतंत्रता है वो क्या हो जाएगी? वो हमसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मतलब हम लोग फ्री हैं, और ये दोनों सेंस में यूज़ होती है, सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव स्वतंत्रता क्या होती है? कि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना, लेकिन उससे देश का भी बुरा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव स्वतंत्रता क्या होती है? कि बस हमारा प्रॉफिट हो, देश का बुरा हो जाए, है ना, तो इसलिए हम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समानता, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मीन्स होता है हम सब इक्वल हैं। अगर कोई भी कानून है तो उसकी नज़र में हम सब इक्वल हैं, हमें जॉब्स मिलेंगी उसमें हम सब इक्वल हैं, है ना। नागरिकों को समानता का राइट्स भी मिला हुआ है कि हम लोग कैसे हैं? इक्वल हैं।
हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता, पार्शियलिटी नहीं दिखाई जा सकती। ओके, नेक्स्ट, भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी। इसका मीनिंग होता है कि जितने भी इंडिया के पीपल हैं वो सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना, फैमिली जैसे पेश आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यही फ्रेटर्निटी कहलाता है। ठीक है, एक होता है कि हम दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उसके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और भ्रातृत्व क्या होता है कि मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, रिलीजन है, लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, है ना, तो ऐसे में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब एक साथ मिलकर अपने देश के विकास के लिए ध्यान दें, है ना, और सांप्रदायिक और जो स्थानीय प्रांतीय फीलिंग्स होती हैं कि हम अपने सिर्फ राष्ट्र को मीन्स जो हमारा एरिया है स्मॉल लेवल पर उसको बढ़ाएं आगे, या फिर अपने धर्म का अच्छा करें, तो ऐसा कुछ हमारी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे धर्म के मामले में सर्वधर्म समभाव की सारे धर्म क्या है, इक्वल है ना, जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि हम ऊंची कास्ट के हैं या नीची कास्ट के हैं, तो ये सब फीलिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपकी पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की व्याख्या। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक राइटर हैं वेक्टारमन, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष के बारे में लिखा है, भारतीय राज्य ना तो धार्मिक है, ठीक है, ना तो ये धार्मिक है ना अधार्मिक है, और ना ही धर्म विरोधी है, बल्कि ये धार्मिक संकीर्णताओं मीन्स जो धर्म से रिलेटेड स्मॉल थिंकिंग होती है उससे बिल्कुल दूर है, और धार्मिक मामलों में तटस्थ है मीन्स फिक्स है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा देश है वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि इस धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मीनिंग है कि हमारे देश का कोई राजधर्म नहीं है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे देशों के राजधर्म होते हैं कि ये मुस्लिम धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है ना, लेकिन जब हमारे इंडिया की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, सर्वधर्म समभाव है, सारे धर्म इक्वल हैं, बल्कि देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, है ना, कोई सा भी धर्म हो। ओके, और इसे कब अपनाया गया था इस वर्ड को, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। और राष्ट्रीय एकता का मीन्स क्या है कि राष्ट्रीय एकता का मीन्स है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम यूनिटी में रहेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी मीन्स हम अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, है ना, बहुत तरह के चेंजेस होते हुए भी फाइनली हम क्या हैं, इंडियंस हैं, इसलिए हम एक रहेंगे। ठीक है, इसके लिए संविधान में बहुत सारी कोशिशें भी की गई हैं कि हम लोग अलग ना हो, अखंड रहें, है ना, जिसकी और पार्ट्स ना किए जा सके, इंटेग्रिटी में रहें। जैसे जो प्रेसिडेंट है उन्हें एमरजेंसी पावर दी गई है, संकटकालीन शक्तियाँ, है ना, जिससे क्या होता है, हमारे राज्य में एकात्मक सरकार की स्थापना हो जाती है, मतलब सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास, है ना। और जैसे हम अगर सिटीजनशिप की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो इट मीन्स जो हमारा राज्य है हमें उसकी सिटीजनशिप ना मिलकर पूरे राष्ट्र की मिलती है, पूरे देश की मिलती है ना। तो ये सब कोशिशें हैं जिससे हमारे इंडिया को ब्रेक नहीं किया जा सकता, है ना। हमारा देश कैसा है, इंटेग्रिटी में है, अखंडता में है, इसके और पार्ट्स नहीं किए जा सकते। अगर कोई राज्य चाहे कि हम अलग हो जाएं इंडिया से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।